वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी नागरिकता की और हमने देखा था कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं अगर जिनको आपने किया तो फिर आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये सब हम लास्ट क्लास में देख चुके थे, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, वो है ये कि सामान्य रूप से नागरिकता समाप्त नहीं होती है। ये बात आप बिल्कुल समझ लो, ठीक है। आप किसी की हत्या कर दो, मर्डर कर दो, एक मर्डर कर दो, दो मर्डर कर दो, दसियों मर्डर कर दो, पूरी ट्रेन जो है काट डालो या किसी को बम से उड़ा दो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इतना होने के बावजूद भी जो कोर्ट है वो अधिकतम आपको फांसी की सज़ा दे देगा। और उस समय जिस समय आपको फांसी लग रही होगी और आपके प्राण आपके देह से बाहर निकल रहे होंगे, उस समय में भी आप भारत के नागरिक ही होंगे। तो नागरिकता जो है वो नॉर्मली ऐसे छीनी नहीं जाती है। कोई बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज़ हो जाए, कोई दुर्लभ चीज़ हो जाए जिसके लिए पूरा का पूरा देश जो है जिसे स्वीकार ना कर पाए, तो ऐसी चीज़ों में फिर नागरिकता को वापस लिया जाता है। बात समझ रहे हैं? नॉर्मल कंडीशन में आप कितना भी बड़ा क्राइम कर दो, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे एक जो है एक पेंटर थे जिनका नाम आपने खूब सुना होगा, उनका नाम था M.F. हुसैन। अब M.F. हुसैन एक पेंटर थे और M.F. हुसैन ने क्या किया, एक बहुत ही निकृष्ट कोटि का कार्य किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत माँ की एक पेंटिंग बनाई। पेंटिंग बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने भारत माँ की नग्न पेंटिंग बनाई, नंगी। अब ये चूँकि स्वीकार्यता नहीं थी, हालांकि उस समय कांग्रेस सरकार थी तो काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें जो है दबी रहीं, लेकिन लोगों को पता चलना ही था। तो ये इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि अंत में जो है M.F. हुसैन से उनकी नागरिकता को छीन लिया गया। तो बस सीधी सी बात आप ये समझो कि नागरिकता ऐसी चीज़ नहीं है जो आसानी से छीन ली जाए। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई केस हो जाए, है ना, तब जाकर के कोई बहुत ही हीनियस चीज़ हो जाए, तब जाकर के नागरिकता आपकी समाप्त होगी। ठीक है, आई बात समझ? अब चलो थोड़ा सा और देखते हैं। भारतीय संविधान संघीय है, यानी केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति हैं और यहाँ पर दोहरी राज्य पद्धति चलती है, यानी हमारे यहाँ केंद्र के पास भी कुछ पावर है और कुछ पावर राज्य के पास भी हैं, दोनों ही हैं, ठीक है। लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की प्रावधान। देखो, पावर दोनों के पास है, केंद्र के पास भी पावर है और राज्य के पास भी पावर है, लेकिन जब नागरिकता की बात आएगी तो नागरिकता संघीय सूची का विषय है, ध्यान रखना। और नागरिकता संबंधी विषयों पर केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। राज्य इस विषय में अधिकार नहीं रखते हैं कि वह नागरिकता संबंधी किसी भी मुद्दे पर किसी कानून का निर्माण करें। अब इसी का आपको एग्जांपल देता हूं कि जब CA और NRC चल रहा था, है ना, तो उस समय बहुत सारे राज्य कह रहे थे कि नहीं, हम इसे अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे, हम यहाँ लागू नहीं होने देंगे। लेकिन वो उनमें से अगर अब ये लागू हो गया ना, CA लागू हो गया, कोई भी राज्य रोक पाया? नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसके पास वो पावर ही नहीं है कि उसको रोक सके। क्यों? क्योंकि नागरिकता का जहाँ मुद्दा आएगा तो फिर वो संघीय सूची का विषय होने के नाते केंद्र सरकार ही ये फैसला लेगी कि नागरिकता किसको देनी है, किसको नहीं। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे यहाँ पे, ठीक है। राज्यों के लिए कोई अलग से नागरिकता की व्यवस्था नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया में हर जगह एक ही प्रकार की नागरिकता चलती है। जैसे अगर USA की बात करें तो USA में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी एक आपको कार्ड मिलेगा केंद्र का और एक कार्ड मिलेगा आपको राज्य का, यानी वहाँ पर राज्य भी अपना एक जो है नागरिकता सर्टिफिकेट देता है और केंद्र भी देता है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड में चले जाएंगे, अगर स्विट्ज़रलैंड की हम बात करें, है ना, अगर हम स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। तिहरी नागरिकता क्या है कि वहाँ पर 3 तरीके के नागरिकता कार्ड आपको मिलते हैं। पहला सेंट्रल का, दूसरा स्टेट का और तीसरा उस सिटी का जहाँ पर आप रह रहे हो। तो तीन तरीके की नागरिकता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन भारत ने ये जो व्यवस्था है इसको इंग्लैंड से अपनाया है और इंग्लैंड में एक ही प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। चलो
संविधान किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव करने का प्रतिबंध लगाता है। सबको पता है अनुच्छेद नंबर 15, आप किसी व्यक्ति के साथ लिंग, मूल, वंश, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। इसका अभिप्राय यह है कि निवास के आधार पर राज्य किसी के लिए विशेष सुविधाएं दे सकता है जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला ना हो। यानी देखो, एक और तो अनुच्छेद 15 कहता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ लिंग, मूल, वंश, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी ओर राज्य जो है वो विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर लोगों को आरक्षण देता है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, जैसे उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में ग्रुप सी की जितनी भी नौकरियां हैं वो केवल उत्तराखंड के लोगों के लिए ही हैं। अभी कोई यूपी वाला ये सोचे, है ना, कोई नॉर्मल सा बंदा है यूपी का, और वो ये सोचे कि मैं जो है उत्तराखंड में जाकर के वहाँ पे पुलिस कांस्टेबल बन जाऊँ या दरोगा बन जाऊँ, ठीक है, तो नहीं बन सकते आप। क्यों? क्योंकि वे नौकरियाँ वहाँ के लोगों के लिए रिजर्व हैं। ये बात आप समझो। तो अब इस आधार पर हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई अनुच्छेद 15 तो कह रहा है कि आप किसी के साथ जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, तो उत्तराखंड तो भेदभाव कर रहा है, केवल उत्तराखंड में पैदा हुए लोगों को ही वो नौकरी दे रहा है ग्रुप सी की, है ना। ऐसा उसे अधिकार है कि वह चाहे तो ऐसा नियम बना सकता है कि जो हमारे यहाँ पैदा हुए हैं उनको ही हम ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियाँ देंगे। बात समझ रहे हैं? अब जैसे महिला हैं, महिलाओं को मिलता है क्या? महिलाओं को बहुत सारी जगह आरक्षण मिलता है। अब पुरुष इस बात को लेकर के कोर्ट चले जाएं कि साहब अनुच्छेद 15 कहता है कि हम जो है भेदभाव नहीं करेंगे लिंग के आधार पर, और महिला को आरक्षण दे रहे हो, तो फिर इस तरीके का कोई भी तर्क नहीं चलेगा। क्योंकि संविधान में अगर ये कहा जा रहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो वर्ग समाज में पीछे रह गए उनको आगे बढ़ाने के लिए भी हमें प्रयास करने होंगे। तो आरक्षण जो है या विशेष चीज़ें हैं, जैसे उत्तराखंड में विशेष चीज़ हो रही है, ये संविधान सम्मत ही हैं। इनको आप ऐसे मत समझना कि ये संविधान का उल्लंघन है, ठीक है। हाँ, तो एक राज्य अपने निवासियों के लिए शैक्षिक शुल्क में छूट दे सकता है या कुछ सीटें रिजर्व भी कर सकता है। बहुत सारे राज्य ऐसा करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 11 यह घोषणा करता है कि संसद के पास कानून बनाकर नागरिकता के अधिकार को विनियमित यानी उसे कंट्रोल करने की शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया, जो कि नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के प्रावधान देता है, ठीक है। केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम की धारा 18 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके नागरिकता नियम 2009 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 बनाया, ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 11 के अनुसार केवल संसद ही नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में प्रावधान कर सकती है। जैसा कि मैंने बताया, संसद ही करेगी, बाकी राज्यों को इस मामले में कोई शक्ति नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को 7 साल तक भारत में निवास करना चाहिए। यानी अगर आप बाई रजिस्ट्रेशन नागरिकता लेना चाहते हो, ठीक, भारत की, और आप भारतीय मूल के हो, भारतीय मूल का मतलब आपके माता पिता किसी समय में भारतीय रहे हों, और अब मान लो वो जाके बस गए दुबई में और उनके पास दुबई की नागरिकता है, और आप जो है भारत की नागरिकता लेना चाहते हो, तो क्या करना होगा? आपको भारत आना होगा। भारत में आने के बाद कम से कम 7 साल तक आपको भारत में रहना पड़ेगा, है ना। और चूंकि आपके माता पिता भारतीय ही थे, इसलिए आप भारतीय मूल के हैं, तो फिर क्या होगा? आपको 7 सालों तक अगर आप निवास कर लेते हो यहाँ पर, तो आप बाई रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपनी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार जांच करेगी, एजेंसी जांच करेंगे, और जांच करने के बाद अगर सब कुछ सही लगेगा तो आपको नागरिकता दे देंगी। कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक। नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार यह संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में शामिल है। फिर वही बात है कि नागरिकता संबंधी मुद्दों पर कानून बनाएगा केवल और केवल केंद्र, राज्य को अधिकार नहीं है। चलिए, अभी लास्ट पॉइंट और है, बस खत्म हुआ। संवैधानिक प्रावधान भाग 2 के तहत 5 से लेकर 11 तक नागरिकता। तो किसको नागरिकता मिलेगी? यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो प्रारंभ में, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए थे, ठीक है। यानी 26 जनवरी 1950 को जो भी व्यक्ति भारत में थे, ठीक है, आज़ादी के बाद,
वो सारे के सारे व्यक्ति ऑटोमेटिक भारत के नागरिक बन गए। कब से? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है। अच्छा, उस समय इसमें कुछ समस्याएं थी, इसीलिए नागरिकता के अधिग्रहण या हानि की समस्या से निपटता नहीं था। ये जो 5 से लेकर 11 तक जो प्रावधान थे, इनमें बहुत सारी कमियां थी। उनको उन कमियों को हमने समय समय पर संशोधन करके, यहाँ पर आप देख सकते हो, उन कमियों को हमने समय समय पर संशोधित किया और ये बहुत सारे नियम यहाँ पर बनाए जिससे उन समस्याओं को दूर किया जा सके, है ना। और ये है, नागरिकता के संबंधित मामलों पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार मिलता है, हमने देख लिया। और इसमें ना तो कोई स्थायी और ना ही कोई विस्तृत प्रावधान थे, इसी वजह से इसको समय समय पर अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, इसीलिए आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसी का परिणाम था, है ना। बात समझ रहे हो। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने बात करी नागरिकता के बारे में। ठीक है, अब जो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है साथियों फंडामेंटल राइट, जिनकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ तक कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हो। और साथियों देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो अपकमिंग आरओ एग्ज़ाम की, आरओ का पेपर होने वाला है, ठीक है, या फिर बीईओ का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक, तो इनके लिए हमारे प्रॉपर पेड बैचेस चल रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये जो नीचे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा देखो, अभी जो है UPSSC से बहुत सारी वैकेंसी जो है आती रहती हैं, जैसे लेखपाल आती रहती है, तो उसके लिए भी हमारे जो है पेड ग्रुप चालू हो चुके हैं और बहुत ही कम दामों पर आप एकदम सटीक तैयारी कर सकते हो, है ना। आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लियरेंस ग्रुप मिलेगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, यानी एक कंप्लीट होल सोल स्टडी आपकी यहाँ पर हो जाएगी एक ही बार में। फिर आपको कोई ना तो करंट अफेयर की किताब लेनी है, ना ही कोई जीके की किताब लेनी है, कुछ नहीं लेना। जितना हम बताएं बस उतना पढ़िए और बस उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप मेहनत करोगे तो। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं आप लोग, और जल्दी से जल्दी इन बैचेस का लाभ उठाइए क्योंकि बहुत ही कम फीस में अभी ये चल रहे हैं। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अगर तैयारी कर रहे हो आप लेखपाल की, तो आप देखेंगे लेखपाल का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। उसके लिए कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जहां पर आपको मात्र 999 रुपए में राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एक ही जगह पर। जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? जिसमें आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, PDF नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और जो भी लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न अभी चल रहा है आयोग का, उसके अनुसार आपको ये सारी चीजें दे दी जाएंगी। मात्र 999 रुपए में आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत सारी तैयारी कर ली है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो मात्र 499 में। टेस्ट सीरीज भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे जो है जो टेलीग्राम कोर्सेज होते हैं वो भी जो है चलते रहते हैं समय समय पर। इसमें भी आपको सारा का सारा जो टेस्ट सीरीज है एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, 100% रियल एग्जाम जैसी मिलेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी जो है चल रही हैं। और इसके साथ साथ अगर आप जो है PCS या फिर BEO या फिर RO की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेड बैचेस चालू हैं। तो आज ही इनको लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए।